हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। आप सोशियोलॉजी के बुक 2 को दनादन पढ़ रहे हो ना, क्योंकि इसमें हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं एक के बाद एक। चैप्टर 1 2 3 की तो बन गई है और चैप्टर 4 के पार्ट 1 वीडियो हमने पिछले हफ्ते देखा था और इस हफ्ते हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम एक विख्यात सोशल साइंटिस्ट कार्ल मार्क्स के बारे जानेंगे। कार्ल मार्क्स, इनकी कहानी शुरू होती है 1818 में। इस वक्त भारत में राजपूत, काठियावाड़ और मध्य भारत के जो राजा थे, इन सब ने ब्रिटिश सुजरेनिटी को, ब्रिटिश साम्राज्य को स्वीकारा। देखो पिक्चर को। जब भारत अंग्रेजों का अधीन हो रहा था, भारत से कोई 10,500 मील दूर चिली नाम का एक देश, वो स्पेन की हुकूमत से आज़ाद हो रहा था। ये देखो इनके आज़ादी की पिक्चर्स। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक तो अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन जमाया और दूसरा चिली ने स्पेन के शासन से मुक्ति प्राप्त की। और तीसरी चीज़ जो हुई 1818 में, वो थी कि जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। इतना बड़ा इवेंट, कार्ल मार्क्स का जन्म, क्यों? देखते हैं क्यों। उनकी पढ़ाई जो हुई वो बर्लिन और बॉन के यूनिवर्सिटीज़ में हुई और उस वक्त जर्मनी में हेगेल नाम का दार्शनिक का बहुत बोलबाला था और वो 3 चीज़ों पे बात करते थे जो कार्ल मार्क्स को बहुत पसंद आया। 1844 में वो पेरिस में चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। मार्क और एंगल दोनों मिलकर चले गए ब्रसल्स। वहाँ रहने लगे और एक नई विचारधारा के बारे में बात करते थे, जो वो विचारधारा इतनी क्रांतिकारी थी कि जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के सरकारों ने तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया, उनको एग्जाइल कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो वो चले गए लंदन और लंदन में उन्होंने डैश कैपिटल नाम का एक किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने एक नए समाज के बारे बताया, ऐसा समाज जहाँ किसी का शोषण ना हो, नो एक्सप्लॉयटेशन, सबके पास समान अधिकार हो, सेम राइट्स, और सबके व्यूज़ सुनी जाए। तो ये जो नया समाज, इसकी विचारधारा उनके मन में आई कैसे? तो वो मोटिवेटेड हुए थे जब उन्होंने दो रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा। मिड 18th सेंचुरी में आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जरा सा याद करो, क्लास 9 में आपने इसको पढ़ा है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि हर इंसान के पास समान अधिकार है, समान ह्यूमन राइट्स हैं और समान नागरिक अधिकार भी उनके पास है। और सरकार जो बनती है ये तो लोगों द्वारा बनती है, लोगों की भागीदारी से बनती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो कुल मिलाकर फ्रांसीसी क्रांति से उन्होंने सीखा। और औद्योगिक क्रांति, उसमें उन्होंने सीखा मशीन द्वारा उत्पादन होता है, असेंबली लाइन, ऊर्जा के नए नए स्रोत और कार्य का विभाजन। तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने जो समझा उसको उन्होंने लगाया उस वक्त के फैक्ट्रीज़ के ऊपर और उन्होंने देखा कि उद्योगपति तो फैक्ट्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, पर श्रमिक की स्थिति अच्छी नहीं है। अकेला पुरुष इतना कम वेतन पाता है कि वो घर नहीं चला पाता, पर बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो घर चलाने के लिए औरतें और बच्चे भी फैक्ट्री में आ गए और उनको तो उससे भी कम वेतन मिलता था और लंबे लंबे घंटे उनसे काम करवाए जाते थे। तो मार्क्स ने कुछ एनालिसिस किया और उन्होंने बोला कि समाज तो आर्थिक व्यवस्था पर ही खड़ी है, आर्थिक व्यवस्था समाज का फाउंडेशन है। तो पूंजीवादी जो आर्थिक व्यवस्था है ये भी एक आर्थिक उन्नति के लिए ज़रूरी है, लेकिन पूंजीवाद में स्वामित्व, जो कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, ये किसके पास है? जो पूरा वेल्थ है, जो पूरा संसाधन है, ये कुछ ही लोगों के हाथ में है, ये उनका निजी मालिकाना है। और श्रमिक ये कहाँ पे है? श्रमिक पहले तो प्रकृति के गोद में रह के काम करते थे, नेचुरल हैबिटेट में काम करते थे। अब ये यहाँ से सेपरेट होके आ गए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, और इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सारा दिन काम करने के बावजूद उनको अपने मेहनत का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो मार्क्स बड़े सोच में पड़ गए कि कैपिटलिज्म जो बहुत ज़रूरी है और वर्कर्स वेलफेयर, इन दोनों में क्या बैलेंस नहीं हो सकता? बैलेंस कैसे लाया जाए? और उन्होंने बोला ऐसे समाज जो आज का समाज है इसमें नहीं होगा, इसके लिए एक नए समाज की ज़रूरत है। एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहां संसाधन का मालिकाना सबके पास हो इक्वली, यानी कि जितने वर्कर हैं सभी फैक्ट्री के मालिक हैं। और जब श्रमिक खुद पूंजी का मालिक बन जाएगा तो श्रमिक का शोषण भी बंद हो जाएगा। क्यों? सही है ना? और श्रम का फल श्रमिक को प्राप्त होगा, जितना मेहनत करेगा उसका फल उसे मिल जाएगा। अब एक बड़ा सा सवाल आ जाता है, ये सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन संसाधन का वर्तमान मालिक जो है वो अपना हक सबके साथ क्यों बांटेगा? वाई वुड द ओनर ऑफ रिसोर्सेज अग्री टू शेयर ओनरशिप विथ अदर्स? तो मार्क ने कहा नहीं बांटेगा, और इसके लिए ज़रूरत है वर्ग संघर्ष या क्लास कॉन्फ्लिक्ट। जब भी कोई नया समाज बना है ये कॉन्फ्लिक्ट से ही बना है। अब का जो समाज है इसमें 2 वर्ग हैं, हैव नॉट और हैव। हैव मतलब जिसके पास बहुत कुछ है, और हैव नॉट जिसके पास कुछ नहीं है। जब ये हैव नॉट या निस्संपन्न अपनी स्थिति के बारे में समझेंगे तो वो खुद ही जाग उठेंगे।
तब वो समझेंगे कि पुरातन ग्रामीण जीवन जो था, उनके पास जो संसाधन थे वो सब औद्योगिक क्रांति की वजह से उनसे छीन लिए गए, और रूरल इकोनॉमी में वो सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे। शहरों में आकर ये भी उनसे छीन ली गई। तो एक आत्मनिर्भर इंसान शहर में आकर बन गया सर्वहारा, और वो दूसरे के लिए मजदूरी करने लगा। पुरातन व्यवस्था में वो जितना मेहनत करता था उसका पूरा फल तो वही भोग करता था ना। कारखाने में जी तोड़ मेहनत करने के बाद उसे तो केवल वेतन मिलता है, उतनी ही सैलरी मिलती है, और प्रॉफिट किसको मिलता है? फैक्ट्री के मालिक को। तो अपनी स्थिति बदलने के लिए श्रमिक को जागरूक बनना पड़ेगा। उन्होंने एक किताब बनाया, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उसमें उन्होंने बताया कि श्रमिक कैसे व्यवस्था को बदलकर समानता ला सकते हैं। इस किताब का जो सेंटर पॉइंट था वो था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, विश्व के श्रमिक संगठित बनो, नहीं तो अपनी स्थिति कैसे सुधारोगे। अपनी ताकत से पूंजी के मालिकाना हासिल करो। यूज़ योर कलेक्टिव स्ट्रेंथ टू गेन द वेल्थ इक्विटी, यानी कि खींच लो। तो ये अब आप समझ रहे हो ना कि इन दोनों को क्यों निकाल दिया गया था ऑस्ट्रिया और जर्मनी से। जो वहाँ के उद्योगपति थे वो तो पागल हो गए, बहुत परेशान हो गए, ये लोग क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने अपने देश के सरकार पर खूब दबाव डाला। तो मार्क्स और एंगल्स को उस देश से निकाल दिया गया। इंग्लैंड में जाके वो कम्युनिज्म के बारे लिखते रहे और चर्चा करते रहे। 20वीं सेंचुरी में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ, ये दोनों जो नए समाज बने ये मार्क्स की विचारधारा पर बने थे। लेकिन 1991 में जब सोवियत रशिया का पतन हुआ तो बताया गया कि कम्युनिज्म विश्व की सबसे कीमती गलती है, द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक इन द वर्ल्ड। तो अगर इतनी बड़ी गलती है, इतनी कीमती गलती है, तो मार्क्स को समाजशास्त्री रूप में हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे करते हैं, इनको इतना महत्व क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बोला कि श्रमिक भी समाज का एक वर्ग है। क्यों एक वर्ग है? क्योंकि उनमें 3 कॉमन फैक्टर है। एक है पूंजी का नो मालिकाना, उनके पास कोई पूंजी नहीं है, अपने काम पे अधिकार नहीं है, और अपने काम का पूरा फल भी उन्हें नहीं मिलता। उन्होंने आर्थिक समानता पर आधारित एक नए समाज व्यवस्था के बारे बताया, और उन्होंने कहा समाज में समानता तो तब आएगी जब आप संघर्ष करोगे। इसलिए उनको सोशियोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट थियरी, समाजशास्त्र में संघर्षवाद का जनक माना गया है। आप समझ गए हो ना? पूरा समझ गए? अच्छी तरह से समझ गए? वेरी गुड। तो चलो आज का सारांश देख लो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगले वीडियो में हम एमिल दुर्कheim के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लो और ऐसे उदाहरण देके आंसर लिखना। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे बिल्कुल जुड़े रहो, तो अच्छी अच्छी वीडियो हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।